अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी मैंने आपको 5 प्रश्न पहले ही करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर सोशल साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 5 है, तो इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने आपको इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न यानी टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए। तो आज हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 क्या दी गई है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि समूह 77 क्या है? समूह 77 के देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की? ये आपसे पूछा गया है, या फिर अथवा करके पूछा गया है कि G77 देशों से क्या समझते हैं? G77 को ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए समूह 77 और G77 एक ही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पे अथवा करके आपसे फिर पूछा गया है कि समूह 77 यानी G77 के गठन का उद्देश्य समझाइए, या फिर अथवा करके पूछा गया है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? फिर लास्ट में अथवा करके लिखा है कि अधिकांश विकासशील देशों ने स्वयं को समूह 77 यानी G77 के रूप में क्यों संगठित किया? तो देखिए यहाँ पे आपके एक साथ कई प्रश्न बन जा रहे हैं। एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन बन गया अथवा करके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका जो आंसर मैं आपको बताऊंगा, आंसर आप लोगों का एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। जो अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा ना, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके आ जाएंगे वहां पे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NIEO। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो देखिए N से क्या हो जाएगा, न्यू, न्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, आई लिखा है, NI। तो आई से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, INTER, इंटर। फिर इसके बाद नेशनल, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यू इंटरनेशनल। फिर इसके बाद ई है, तो ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इकोनॉमिक। क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ ECONOMIC यानी इकोनॉमिक, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक। फिर ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ORDER। तो ये पूरा नाम है NIEO का, ध्यान रखिएगा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि NIEO का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये किसका पूरा नाम था, NIEO का।
तो देखिए G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। फिर इसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि ब्रेटन वुड्स के दोहरे समझौते के कारण उत्पन्न अवरोधों के फलस्वरूप इसे ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया कहा गया। ये आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके पहले लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की असंतोषजनक सेवाओं के कारण 9 स्वतंत्र देशों ने G77 का गठन किया और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। तो यही इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा जो आपसे यहाँ पे ऊपर पूछे गए हैं। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आ जा रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे उत्तर बताया हुआ था। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और NIEO का पूरा नाम भी तैयार कर लीजिएगा। पूरा नाम क्या होता है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एक बार फिर से मैंने आपको यहाँ पे रिपीट करके बता दिया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा गया, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। तो गिरमिटिया श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी भेजा गया। ठीक है, क्या लिखा है कि गिरमिटिया श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी भेजा गया। तमिल लोग सीलोन और मलाया जाकर कार्य करते थे। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि गिरमिटिया श्रमिकों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि नई जगह की जीवन और कार्य स्थितियां कठोर थीं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि श्रमिकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। जो श्रमिक थे उन लोगों के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है कि एजेंटों का अत्याचार अधिक था, यानी जो एजेंट थे वो क्या करते थे, मजदूरों पे अत्याचार करते थे। तो यही यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है कि गिरमिटिया श्रमिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना थी, यानी उनको स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त थी किसी प्रकार की। तो यही यहाँ पे गिरमिटिया श्रमिकों की मुख्य समस्याएं थी। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा इसका आंसर है, छोटा सा उत्तर है, बड़े आसानी से आप लोग तैयार कर पाएंगे और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। यानी खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जो प्रकट करते हैं कि किस प्रकार तकनीक ने, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को प्रभावित किया। जैसे रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों के आविष्कार ने मांस के व्यापार को आरंभ कराया और सड़ने गलने वाले पदार्थ सस्ते हो गए, मांस के दाम भी गिर गए। तीव्र रेल यातायात और बड़े जहाज़ों ने अधिक माल को तेजी से खेतों से दूर बाजार तक पहुंचाया और उनके दाम भी गिरे। तो यही उदाहरण हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को, यानी टेक्नोलॉजी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है। तो प्रश्न संख्या 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे लिखा है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
या फिर अथवा करके आपसे पूछा गया है कि रिंडरपेस्ट क्या है, इसका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, इसका उत्तर एक ही होगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों की आय के मुख्य स्रोत थे। जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों की आय के मुख्य स्रोत थे। जब यूरोपियनों ने अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। रिंडरपेस्ट पशुओं का एक रोग है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो रिंडरपेस्ट पशुओं का एक रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया था। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हुए। पशुओं के मर जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए पशु अपने कब्जे में ले लिए। यानी जो पशु बच गए थे उनको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया था। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चाहे ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, तब भी आपको यही आंसर लिखना है, या फिर पूछा जाए कि रिंडरपेस्ट क्या है, इसका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, समझाइए, या फिर अथवा करके गिरमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। इन मजदूरों से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते थे या अंगूठा लगवाया जाता था। यही मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छोटा सा आंसर है, बड़े आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था। यहाँ पे प्रश्न है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। 18वीं सदी के अंत में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामान की बाढ़ आ गई। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामान की बाढ़ आ गई। सूरत बंदरगाह से निर्यात व्यापार समाप्त हो चला और सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गया। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि व्यापार अधिशेष को परिभाषित कीजिए। भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष क्यों प्राप्त था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा कि व्यापार अधिशेष एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत निर्यात की कीमत आयात से अधिक होती है। भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष प्राप्त होता था जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो चलिए कारण देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि भारत के ब्रिटेन के निर्यात की कीमत भारत से ब्रिटिश आयात की कीमत से कहीं अधिक होती थी।
भारत के ब्रिटेन के निर्यात की कीमत भारत से ब्रिटिश आयात की कीमत से कहीं अधिक होती थी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया है कि भारत में ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष प्राप्त होता था उससे तथा कथित होम चार्जेज, ठीक है, क्या है, होम चार्जेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो होम चार्जेस का निपटारा होता था। यानी भारत में ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष प्राप्त होता था उससे तथा कथित होम चार्जेस का निपटारा होता था। भारतीय बाहरी कर्जों पर ब्याज भी इससे ही दिया जाता था। फिर अगला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है कि भारत में कार्य कर चुके ब्रिटिश अफसरों को पेंशन भी दी जाती थी। अतः इन्हीं कारणों से भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष प्राप्त था। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यापार अधिशेष के बारे में बताया गया है। फिर आपसे पूछा गया था कि भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष क्यों प्राप्त था। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ कारण भी बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको कितने कारण बताए गए हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 कारण बताए गए। ये आपको लिखना होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न का, प्रश्न संख्या 13। ये लघुत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में खाद्य समस्या का समाधान कैसे हुआ, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में खाद्य समस्या का समाधान कैसे हुआ, व्याख्या कीजिए। कॉर्न मतलब मक्का होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर लिखा है कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में खाद्य समस्या का समाधान निम्नलिखित रूपों में हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, खाद्य पदार्थों का पुनः आयात। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉर्न लॉ के प्रतिबंध के खत्म होते ही ब्रिटेन अपने देश में उत्पादन करने की अपेक्षा सस्ते दामों पर खाद्यान्नों का आयात करने लगा। यह आयात व्यापारियों द्वारा पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से सस्ते दामों पर होता था। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, हेडिंग यहाँ पे लिखी है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था। तो 1890 ईस्वी तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है जो कि लास्ट है, यहाँ पे हेडिंग लिखी है, केनाल कॉलोनियों से खाद्य पदार्थों का आयात। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे केनाल लिखा है ना, तो केनाल, नहर को हम, जो नहर होती है, नहर को हम इंग्लिश में केनाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे केनाल कॉलोनियों से खाद्य पदार्थों का आयात लिखा हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में टोटल यहाँ पे 13 प्रश्न तक करवा दिया। देखिए इस चैप्टर में लघुत्तरीय प्रश्न में 13 प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए हैं, और इतने में से अगर आप पढ़ लेंगे तो यही में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर में केवल आपका बचा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बचा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल भी आप लोगों की सोशल साइंस की क्लास होगी, कल भी आप लोगों की एसएसटी की क्लास होगी, और कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि अब सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा होते ही आप लोगों का हिस्ट्री का सिलेबस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।